हेलो एवरीवन, मैं अदिति शर्मा एनडीए यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन इकोनॉमिक्स। आप सभी का चाणक्यम कोचिंग गुरु के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज आप सभी को ये बात इन्फॉर्म करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि चाणक्यम कोचिंग गुरु अब आप सभी के लिए ना केवल एचपीजीके के कंटेंट्स प्रोवाइड करवा रहा है, बल्कि आप सभी की सुविधा के लिए अब हम लोगों ने इकोनॉमी के भी कंटेंट्स प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आपका एचपीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम्स हो, चाहे आपके कोई भी टीजीटी पीजीटी आदि के कमीशन हो, ये इकोनॉमी के ये सेक्शंस आप सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल रहने वाले हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि चाहे आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी इकोनॉमी के ये जो कंटेंट्स है आप सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पे आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले बेसिक। और बेसिक्स में आपके पास क्या है, हम लोग ना केवल हमारा इकोनॉमिक्स को देखेंगे, बल्कि इकोनॉमिक्स से ज़्यादा हमें लगता है कि आपका इकोनॉमी मेजर होती है, क्योंकि आपके पास जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है वहाँ हमको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना होता, हमको देखना होता है इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमी, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आप सभी को कंप्लीट बेसिक्स की जानकारी यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो इकोनॉमी को पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोगों को जरूरी होता है, हमें इकोनॉमिक्स जानना है कि इकोनॉमिक्स में है क्या चीज, क्योंकि इकोनॉमी भी आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। तो अगर हम लोग एक जनरल टर्म में मैं आप सभी को कहूँ, इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए, हमारे पास जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों का क्या मेन मोटिव है। हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि किसी भी हालत में हमको क्या करना है कि अपनी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं ना उसकी पूर्ति करनी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की जो इच्छाएं हैं वो हमारी अनलिमिटेड होती है। लेकिन हमारे पास जो मनी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो पैसा है, वो हमारा लिमिटेड होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जितने हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हमने इस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो अच्छे से फुलफिल हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, तो यही चीजें हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपने सीमित साधनों के आधार से। ठीक है, मान लीजिए हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास अगर 200 रुपीज है, ओनली 200 रुपीज, तो 200 रुपीज को आपको इस तरीके से खर्च करना है ताकि आपको कोई भी कमोडिटी आपको लेनी है 200 रुपीज के अंदर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है जी, तो इसमें क्या आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें आपको लेनी है, कौन सी चीजें आपको नहीं लेनी है। तो यही हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई भी हमारे पास जितना भी मनी है उसको हम हमेशा इसी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा सबसे बेस्ट रिटर्न हमको दे। तो ज्यादा इसमें हम नहीं कहेंगे। एंड यहाँ पे देखिए, आपके पास जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आपके पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इकोनॉमिक्स में ये ग्रीक से आया है। एंड यहाँ पे ओइकोस हम फर्स्ट वर्ड लेते हैं, एंड सेकेंड आपके पास है नोमोस। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड एंड आपका लॉ। हाउस होल्ड का मतलब है घर और लॉ का मतलब होता है आपके पास नियम या प्रबंध, यानी कि घर और घर का नियम और प्रबंध करना, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपने घर और परिवार को चलाने के लिए काम करता है, क्या क्या आपके पास काम किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सभी को पता है कि जो भी काम है वो आपके पैसों से रिलेटेड ही होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, हम इकोनॉमिक्स में शामिल करते हैं। ठीक है जी, तो ज्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम लोग शिफ्ट होते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, और वो है हमारे पास फेमस डेफिनेशंस, यानी कि इकोनॉमिक्स की कुछ फेमस डेफिनेशंस है जो हमारे कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट्स हुए हैं उन्होंने दी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज आती है हमारी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हमारे पास फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, आप सभी को मालूम होगा। तो हमें थोड़ा सा इन एडम स्मिथ जी के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा, आखिर क्यों एडम स्मिथ जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इकोनॉमिक्स ना बेटा, जब 1776 में एडम स्मिथ आए और उनको एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाने लगा, उनसे पहले क्या सिस्टम था थोड़ा सा हम आपको ये बताते हैं। उससे पहले आपके पास इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट ब्रांच नहीं पढ़ा जाता था। इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी ऐसा, हम कहते हैं कि जो भी आपका मनी है या फिर पैसा है उसके लिए कोई सेपरेट ब्रांच आपकी नहीं थी। उससे पहले क्या होता था, आपने अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम सुना होगा जो कि कौटिल्य चाणक्य ने की थी। ठीक है जी, तो वो कहने को तो वो अर्थशास्त्र थी, लेकिन एक्चुअली में वो इकोनॉमिक्स नहीं थी, क्योंकि वहां पे आपके पास ना सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात की गई थी बल्कि साथ ही साथ में आपके जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कई सारी बातें वहां पे
दी गई थी उस बुक के अंदर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट ब्रांच पहले स्टडी नहीं किया जाता था, लेकिन जब 1776 में एडम स्मिथ जी आए, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। और उस पुस्तक का नेम कंप्लीटली आपके पास पता होना चाहिए, हर एक एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। एंड नेम है आपके पास एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि आपके पास 1776 में पब्लिश हुई थी। तो उस बुक के बाद से ही आपके पास क्या हुआ, ये एक ऐसी बुक थी जिसने इकोनॉमिक्स के जितने भी हमारे आज कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट ब्रांच के रूप में लाया था। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके पास मेन चीज आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपका बुक का नेम दिया है आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है जी। ये बुक का नेम आपको ध्यान रखना है, आपके पास हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक का नेम है आपके पास। नेक्स्टली हम बात करते हैं, इनका जो बोर्न हुआ था वो था आपका 5 जून 1723 में, एंड ही वॉज डाइड इन 17 जुलाई 1790, 1790। ठीक है जी। अब नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आप सभी को पता है, और क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इन्होंने आपके पास इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को एक अलग ब्रांच के रूप में लाया। ये अलग से इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपके पास क्या इकोनॉमिक्स होती है, और उससे पहले जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे उनको हम पॉलिटिकल के साथ या पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करके पढ़ते थे। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें एक और मेन इनकी बुक आई थी, उस बुक का नेम था आपका द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, और द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स एंड द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का फुल फॉर्म है आपके पास एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरा नेम है, और सिंपली हम इसको सिर्फ आपका वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। एडम स्मिथ जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो आपके पास पिक्चर लगी है। एंड नेक्स्टली हम बात करें, बिकॉज आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने क्या विचार दिए, क्योंकि अब अगर हमको विचार नहीं पता होंगे बेटा तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या इनकी आइडियोलॉजी थी, क्यों इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता था, क्या क्या इनके विचारधारा थी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग यही देखने वाले हैं अभी कि ये जो एडम स्मिथ जी है, इनकी क्या विचार थे, इन्होंने क्या क्या कहा था कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपके पास काम होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ज्यादा मैं आपको डेफिनेशन इसकी नहीं दूंगी, डायरेक्टली मैं टू द पॉइंट आपको बताती हूँ कि आपके पास इन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का, और इनविजिबल हैंड को हम हिंदी में कहेंगे अदृश्य हाथ। इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये हमको क्या बताता है कि इकोनॉमी में एक अदृश्य हाथ काम करता है। अदृश्य का मतलब क्या है कि जो दिखता नहीं है। ठीक है जी। इकोनॉमी को फायदा देता है ऐसी चीजें जिसमें कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग अपने सेल्फ बेनिफिट के बारे में सोचता है, जैसे मान लीजिए हर इंसान ना अपने खुद की बेनिफिट के बारे में सोचता है हमेशा भी। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, सोचेगा तो वो अपने हित के बारे में सोचेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या करता है, समाज में बेनिफिट दे देता है, समाज को, जो समाज की भलाई करता है, यानी कि सामाजिक कल्याण करता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनविजिबल हैंड, कि ह्यूमन बीइंग ने, मनुष्य ने सोचा तो अपने हित के बारे में था, लेकिन इनडायरेक्टली हित उसमें किसका हो गया, पूरी सोसाइटी का हो गया, पूरे समाज का हो गया। अब देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए आप अपने पर्सनल हित के लिए सोचते हैं कि आपको कोई वस्तु का निर्माण करना है, उत्पादन करना है। ठीक है जी। तो आप क्या कहेंगे, आप सोचेंगे कि आपको इससे लाभ मिलेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जब आप अच्छा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे, आपने वो उत्पादन तो अपने लिए किया था ताकि आपको खुद को बेनिफिट हो सके, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो अच्छा उत्पादन है वो सोसाइटी में पहुंच गया, सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अच्छी अच्छी कमोडिटीज प्रोवाइड हो गई। तो इट मीन्स आपके पास क्या है, आपके खुद के बेनिफिट के साथ साथ पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो गया। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड, कि ऐसा अदृश्य हाथ जो कि दिखता नहीं है परंतु सारी सोसाइटी का बेनिफिट करता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। एंड डिवीजन ऑफ लेबर को हिंदी में कहा जाता है आपका श्रम विभाजन, और श्रम विभाजन का मतलब होता है आपके पास कि जो एडम स्मिथ थे ना, उन्होंने कहा था कि जितने भी श्रमिक है हमारी, या फिर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनको ऐसे इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो अपना बेस्ट दे सके। बेस्ट इन द सेंस स्पेशलाइज हो,
ठीक है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 लेबर है, ठीक है जी, 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 5 लोग कृषि का काम अच्छे से कर सकते हैं और 5 लोग जो है मान लीजिए कंप्यूटर का काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि जिन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है उसको आप कंप्यूटर सेक्टर में लगाइए, एंड जिनको खेती बाड़ी की नॉलेज है, कृषि की नॉलेज है, उनको आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाइए। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि लेबर को आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो जिस काम को करने में बेस्ट है उनका यूज वहीं पे किया जाए। तो यही कॉन्सेप्ट आपके पास किसने दिया था, आपके एडम स्मिथ जी ने दिया था। एंड उसके बाद आता है मेन कॉन्सेप्ट इनका है लेजी फेयर पॉलिसी। एंड लेजी फेयर का मतलब होता है आपके पास गवर्नमेंट का बहुत कम हस्तक्षेप इकोनॉमी में, ठीक है जी। मतलब कि जो एडम स्मिथ थे वो इकोनॉमी में आपकी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को बहुत नगण्य मानते थे। ये कहते थे कि इकोनॉमी जैसी है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो लेजिस फेयर पॉलिसी है इसका सिंपल सा मीनिंग आपका यही है कि गवर्नमेंट का जितना कम हस्तक्षेप हो इकोनॉमी में उतना ज्यादा बेनिफिशियल इकोनॉमी के लिए रहता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री मार्केट की। और बेटा फ्री मार्केट आपके पास किससे रिलेटेड है, इस लेजी फेयर से रिलेटेड है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में दोनों ही आपको ये कहूंगी कि अगर आपको एक पॉइंट समझ आ गया देन आपको दूसरा पॉइंट अपने आप ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपकी फ्री मार्केट की, यानी कि मुक्त बाजार। और मुक्त बाजार का मीनिंग क्या है यहाँ पे, देखिए हम बोलते हैं कि आपके पास जो कीमतें हैं ना, कीमतें बाजार में अगर हमने बोला कि अगर तो गवर्नमेंट का रूल है तब तो हम कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाएगा वस्तुओं का, ठीक है। लेकिन एडम स्मिथ ने पहले ही कह दिया कि गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई भी आपके पास हस्तक्षेप नहीं करेगी इकोनॉमी में, अननेसेसरी, ठीक है। मतलब कि बहुत कम हस्तक्षेप आपका होता है, कहाँ कहाँ होगा वो तो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो अननेसेसरी हस्तक्षेप है वो नहीं होगा। इट मीन्स गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में नहीं आएगी तो आपके पास प्राइस कौन डिसाइड करेगा, ठीक है जी। तो प्राइस आपके पास किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यानी कि वस्तुओं की मांग और पूर्ति के द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाएगा कि इकोनॉमी में वस्तुओं की मांग कितनी है और उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई कितनी है, ठीक है जी। अगर हम थोड़ा सा इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो मैं आपको यही कहूंगी कि मान लीजिए आपके पास इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी में किसी वस्तु की मांग ज्यादा है, आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसका प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। प्राइस आपका कीमत बढ़ जाती है क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा है। तो अब अगर आपके पास डिमांड कम है इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली उसका जो प्राइस है वो आपका प्राइस आपका कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग मांग नहीं कर रहे हैं वस्तुओं को, ठीक है जी, डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब जो फर्म्स है वो क्या सोचेगी कि प्राइस को हम कम रख देते हैं ताकि लोग ये सोचें कि कीमत कम हो गई है और वस्तु अब सस्ती हो गई है, और सस्ती वस्तु को खरीदने के लिए लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे और डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे कहलाती है आपकी फ्री मार्केट सिचुएशन की। इकोनॉमी में जो मार्केट है वो फ्री होगी, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का ही काम होगा, गवर्नमेंट का कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास यही कहा गया है लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे हस्तक्षेप आपका कर सकती है। तो वो सेक्टर्स आपके कौन से हैं, सबसे पहला है डिफेंस, उसके बाद है जस्टिस एंड आपका पब्लिक वर्क्स। तो ये जितने भी काम है इसमें आपकी गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास हमने डिस्कस किया था एडम स्मिथ के विचार जो आपके इकोनॉमी के बारे में थे कि वो क्या क्या कहते हैं। अगर मैं आपके पास इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपके एडम स्मिथ के द्वारा बताऊं तो एडम स्मिथ ने बताया था कि इकोनॉमिक्स आपके पास क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि किस तरीके से इकोनॉमी में धन का संचय होता है, किस तरीके से इकोनॉमी में वेल्थ आती है, किस तरीके से वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। तो वो आपके पास वेल्थ के बारे में बात की थी, धन के बारे में बात की थी एडम स्मिथ जी ने, ठीक है जी। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सेकंड इकोनॉमिस्ट थे, और ये दोनों ही डेफिनेशंस आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये दोनों डेफिनेशंस आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है, ठीक है जी। किसी एक लेक्चर में हम जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं ना, मेजर इकोनॉमिस्ट्स, उनका एक कंप्लीट क्रक्स निकालेंगे कि सबके बारे में देखेंगे कि सबने आपके इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या विचार दिए हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं आपके रॉबिन्स की।
और जो रॉबिन्स है बेटा, रॉबिन्स आपके पास 1932 में इन्होंने अपने विचार दिए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया कि इकोनॉमी में जो मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य की नीड्स अनलिमिटेड होती है, हमारी इच्छाएं जो है अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारे पास उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से उन अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है आपके सीमित संसाधनों के द्वारा। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 200 रुपीज में कैसे आप ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीद सकते हैं, तो वो आपके पास किसने डेफिनेशन दी थी, स्कार्सिटी से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी, आपकी रॉबिन्स ने दी थी। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक ब्रांच होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक होती है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स हमको पता है कि क्या होता है, एंड अब हमको देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो में किसने बांटा था, किसने विभाजित किया था। अब बेटा, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको हम हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब आपके पास समष्टि और व्यष्टि में इकोनॉमिक्स को डिवाइड करने वाले जो इकोनॉमिक्स थे, उनका नेम था रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश, और इन्होंने 1930 में इसको डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। ठीक है जी। और ये क्या है, आपके पास नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं, किसमें, 1969 में इकोनॉमिक साइंसेज में इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। ठीक है जी। तो आगे हम बात करते हैं आपके पास जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, ये क्या है और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अगर मैं आपको जनरली एक ओवरव्यू दूं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो इसमें जब हम समष्टि अर्थशास्त्र या तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहले बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है छोटे लेवल का इकोनॉमिक्स। छोटे लेवल का इन द सेंस कि जब हम किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी सिंगल कम्युनिटी की बात करते हैं, या फिर सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक की बात कर रहे हैं, सारी इकोनॉमी की साथ में बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हमने पूरी इकोनॉमी की साथ में बात नहीं की, सिंपली हमने एक पर्सनल लेवल पे सिंगल एक इंडिविजुअल की हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है जी। तो उसको हम कहेंगे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ आपके घटक होते हैं, या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या है आपका, जैसे कि आपका थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। अब देखिए, उपभोक्ता कौन होते हैं, जो वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है जी। अब एक उपभोक्ता वस्तु को कब खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, उसका जो व्यवहार है, कब वो वस्तुओं की मांग को बढ़ाएगा, कब वो वस्तुओं की मांग को घटाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर बोलेंगे। लेकिन देखना हमने यहाँ सिर्फ एक ही उपभोक्ता का व्यवहार है। ठीक है जी। एंड अगर हम बात करते हैं उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर का मतलब है कि जो एक फर्म है, एक उत्पादक है, वो किस तरीके से वस्तुओं का उत्पादन करेगा। अब देखिए, वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारे आपके उपभोक्ता होते हैं, लेकिन सबकी डिमांड को, सबके बिहेव को हमने साथ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम जब सिंगल सिंगल बिहेवियर की बात करते हैं, उपभोक्ता पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एंड वैसे ही आपके पास प्रोड्यूसर बिहेवियर का मतलब है कि जब हम सिंगल फॉर्म की बात करेंगे तो वो हमारा किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। एंड जब हम सभी की साथ में बात करते हैं तो वो हमारा किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एंड वैसे ही आपके पास है मांग एंड पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि एक व्यक्ति कैसे डिमांड करता है और एक सेलर जो है कैसे सप्लाई करता है कमोडिटी की। अब देखिए, जो उपभोक्ता होता है ना, उसका काम होता है वस्तुओं की मांग करना, और जो उत्पादक होता है उसका काम होता है आपके पास उन वस्तुओं की सप्लाई करना, वस्तु की पूर्ति करना। ठीक है जी। तो इट मीन्स ये जो मांग और पूर्ति है, इसका भी हमारे पास कॉन्सेप्ट सिंगल सिंगल हम पढ़ते हैं, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल करते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद हम देखते हैं आपका थियरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब है मूल्य निर्धारण, कि इकोनॉमी में किस तरीके से वस्तुओं का प्राइस निर्धारित किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको भी हम किस में देते हैं, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं।
ठीक है जी। तो ये आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपका इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाए वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास है बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ऑपोजिट इन द सेंस कि बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे हमने पहले बोला था कि इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाएगी माइक्रो में, वैसे ही एज अ होल मतलब कि पूरी इकोनॉमी की जब हम साथ में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि आपके बड़े लेवल का अर्थशास्त्र। ठीक है ना। तो इसमें आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका नेशनल इनकम। अब देखिए नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, हमारी राष्ट्रीय आय। अपने जितने भी हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम आपको ओवरव्यू दे देंगे। ठीक है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, आपके पास जितने भी राष्ट्र की आय है, जो भी आपकी नेशनल इनकम होती है वो आपके पास क्या है। अब देखिए नेशनल इनकम की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स पूरे नेशन की साथ में इनकम की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल पर्सन की इनकम की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इट मीन्स जब सबकी साथ में बात की जाएगी तो वो आपके पास किस में आएगा, मैक्रो लेवल में आएगा, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। एंड उसके बाद है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि आपका समग्र मांग और आपूर्ति। एंड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का मतलब होता है आपके पास कि जब हम सब इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड की साथ में बात कर रहे हैं और जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सब की सप्लाई की साथ में बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो सबकी साथ में बात हुई, इट मीन्स ये आपका किस में जाएगा, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। एंड वैसे ही आपके पास इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस लेवल्स, यानी कि आपके पास वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना। तो अब देखिए यहाँ पे वस्तु की कीमत में वृद्धि की बात की जा रही है, तो वो आपकी सिर्फ एक वस्तु की बात नहीं की जाएगी, सभी वस्तुओं की कीमतों में जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका इन्फ्लेशन। एंड इसी वजह से ये आपका किस में जाएगा, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा। एंड उसके बाद है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी, होगी तो पूरी इकोनॉमी में साथ में स्टडी की जाएगी। इट मीन्स ये भी आपका किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एंड देन है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी एंड आपका फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो दोनों नीतियां है ना, ये आपके पास किस लिए बनाई जाती है, ताकि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपकी कम है या फिर ज्यादा हो रही है तो उसको हमने मेंटेन करना है। किसके द्वारा मेंटेन करना है, एक होता है आपका मौद्रिक नीति, एक होता है आपका राजकोषीय नीति। बेटा जो मौद्रिक नीति होती है वो आपके पास लाता है आरबीआई। ठीक है ना। आरबीआई के द्वारा जब मुद्रा की मांग और पूर्ति को संचालित करने के लिए या फिर मेंटेन रखने के लिए कदम उठाए जाते हैं या नीतियां बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। एंड जब गवर्नमेंट के द्वारा आपके मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आपकी नीतियां बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है जी। तो राजकोषीय नीति एंड मौद्रिक नीति अब आपको पता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बनाई जाएगी, बनाई जाएगी तो सारी इकोनॉमी के लिए साथ में बनाई जाएगी। इट मीन्स ये आपके किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में आता है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक विकास की। अब देखिए आर्थिक विकास की बात की जा रही है तो इसका मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ सारी इकोनॉमी की साथ में बात होगी, एज अ होल में बात होगी। ठीक है जी। वैसे ही आपके पास आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि एक देश ने दूसरे देश के साथ जितना भी ट्रांजैक्शन किया एक साल में, उसका जो भी आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, उसका जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी लेन देन एक दो देशों के बीच में हुआ है, उसका रिकॉर्ड हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम नेशंस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि एक वस्तु को हमने दूसरे देश में भेजा उसका रिकॉर्ड हमने देखना है, हमने यहाँ पे देखना है कि जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को हमने एक्सचेंज किया है, आदान प्रदान किया है, उसको हम कहेंगे टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है कि बड़े लेवल पे होगा, ब्रॉड लेवल पे होगा, इसलिए हम इसको किस में लाएंगे, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल करेंगे। तो ये थे आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आती है। इसमें बेटा आपने सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपका बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता है बल्कि सारी इकोनॉमी के सभी लोगों के लिए एक साथ में बात करता है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। एंड जो सिर्फ आपके इंडिविजुअल के बारे में बात करता है उसको हम किस में लेते हैं, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, बाकी आप लोगों के लिए ऐसे ही लेक्चर्स हमेशा आते रहेंगे। एंड आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग ऐसे ही लेक्चर्स को हमेशा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।